आज हम क्लास 12 का प्रकरण सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं जो फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1, 2 एंड 3 से रिलेटेड है। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस D फ्रॉम वन एंड ऑफ नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L कैरिंग अ चार्ज Q एज सोन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q चार्ज इज। तो Q चार्ज के द्वारा, कैपिटल Q चार्ज के द्वारा क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कैपिटल चार्ज Q से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंटल लेंथ का dx लेंथ हमने एज्यूम कर लिया और इस dx लेंथ पे हमने चार्ज मान लिया dq चार्ज है। तो हमें पहले ये dq चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dq चार्ज को हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू dx। और लेमडा क्या होता है, लेमडा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, जिसे हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन लेंथ ऑफ रॉड q बाई l। तो इसके अनुसार से dq चार्ज अगर निकालेंगे तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई l इंटू dx। अब जो है हम इस dq चार्ज और कैपिटल चार्ज q के बीच का फोर्स फाइंड आउट करेंगे कूलम्स लॉ से। तो ये हो जाएगा dF इज इक्वल टू k q dq अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर हम क्या करें, यहां पर dq चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k q स्मॉल q अपॉन कैपिटल लेंथ l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा df फाइंड आउट हो गया कैपिटल चार्ज q यानी स्मॉल चार्ज q के बीच का। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो लिमिट होगा आपका d से लेकर करके l प्लस d तक, और df को इंटीग्रेट करेंगे 0 से f तक। तो df का इंटीग्रेशन तो f हो जाएगा। अब देखिए इसमें से जो कॉमन पार्ट है, मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है, k कॉमन नहीं, कांस्टेंट पार्ट k q अपॉन l, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर का d से लेकर के l प्लस d तक। तो हमारे पास में आ जाएगा k q अपॉन l, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 d से लेकर के l प्लस d तक। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप हमारे पास ये f इज इक्वल टू आ जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l -1 बाई x d से l प्लस d तक, और इसे लिमिट को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा k q बाई l -1 बाई l प्लस डी। एक्स के जगह पे मैंने अपर लिमिट पुट किया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें आप प्लस लिख दिया 1 बाई डी। ये आ जाएगा के क्यू बाई एल, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा l प्लस डी इंटू डी माइनस डी प्लस l प्लस डी। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये d से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा k q इंटू l अपॉन l इंटू l प्लस डी इंटू डी। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये आंसर फाइनली आ जाएगा k q अपॉन l प्लस डी इंटू डी। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है। तो इसको हम मैच करते हैं, तो ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए से k q d l प्लस डी से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ thin semicircular glass rod of radius r has a non-uniform charge distribution lambda is equal to lambda naught sin theta, where lambda naught a constant and theta is an angle with positive x-axis.
if r is equal to 1 centimeter and lambda naught is equal to 1 microcoulomb per meter, the acceleration of an electron placed at origin 0 will be। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है वो साइन थीटा का फंक्शन है। तो साइन थीटा का फंक्शन होने की वजह से अगर 0 से π/2 तक एंगल रखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसीलिए अपर हाफ में ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। और अगर ये एंगल जो है 0 से -π/2 तक रखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू जो आता है निगेटिव में आता है, इसीलिए लोअर हाफ में ये चार्ज जो है निगेटिव दिया हुआ है। अब अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे ओरिजिन पे रखना है और इस पे नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इस पॉइंट पे ओरिजिन पे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए हम चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास जो है ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास एक x एक्सिस है और ये एक सेमी सर्कुलर हमने एक रिंग ले लिया और इस सेमी सर्कुलर रिंग में ऊपर अपर हाफ में क्या पॉजिटिव चार्ज है और लोअर हाफ में निगेटिव चार्ज है। अब एक एलिमेंटल लेंथ हम ले रहे हैं, इतना एक एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं जिसकी वजह से ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है आपका DE ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। और अगर मैं ऐसा ही एक नेट एलिमेंटल लेंथ निगेटिव चार्ज की तरफ से लूंगा तो इसका एक नेट एलिमेंटल लेंथ कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन आपका इसका जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा और ये DE जो होगा ड्यू टू माइनस चार्ज है। अब ये एंगल हमने थीटा लिया है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, अगर ये एंगल हमने थीटा ले लिया तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल अगर मैंने क्या कर लिया थीटा है तो इसका एक D का कंपोनेंट जो आएगा DE cos थीटा आएगा और उसी तरीके से ये एंगल भी हमने एक एंगल थीटा ले लिया तो इसका भी एक x एक्सिस के अलोंग DE cos थीटा आएगा निगेटिव चार्ज की वजह से और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो x कंपोनेंट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा ईच अदर। तो हमारे पास x कंपोनेंट नहीं होगा और केवल क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका DE फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका जब DE लिखेंगे तो DE लिख सकते हैं k लैम्डा RD थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए RD थीटा हमने कैसे फाइंड आउट कैसे लिखा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये लेंथ जो होगा वो RD थीटा होगा और लेम्डा इंटू आपको पता है कि लेम्डा इंटू dx जो होता है वो dq के बराबर होता है और dx का लेंथ कितना है, लेम्डा इंटू RD थीटा के बराबर है जो कि dq के बराबर होगा। इसीलिए ये जो हमारे पास में लेम्डा RD थीटा एक्चुअल में क्या है, ये dq हमने लिखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, kq अपन r स्क्वायर। तो जो हमने ये d इज इक्वल टू लिखा k लेम्डा RD थीटा, तो लेम्डा RD थीटा जो है dq के बराबर में है। अब जो है हम यहां पर लेम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लेम्डा की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में k लेम्डा की वैल्यू है लेम्डा नॉट साइन थीटा इंटू RD थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है एक R से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, DE है। तो DE को मैं लिख सकता हूं अलोंग y एक्सिस, आपको देख सकते हैं केवल अलोंग y एक्सिस आएगा। तो D अलोंग y एक्सिस जो होगा वो DE क्या होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं k लेम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू D थीटा अपॉन R। ठीक है, k लेम्डा साइन स्क्वायर थीटा इंटू
डी थीटा हमने इसको लिख दिया। अब इसका जो है इंटीग्रेशन हम करेंगे और इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो हम रखेंगे -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने की इसको हम लिख देते हैं DEY इज इक्वल टू के लेमडा नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट हम पुट करेंगे -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब जो है हमारे पास में इसमें साइन स्क्वायर थीटा को हम फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। तो इसे हमने लिख दिया के लेमडा नॉट बाई आर -π/2 टू π/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, और ये इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट कर करके आएगा के लेमडा नॉट बाई आर 1/2 थीटा माइनस 1/4 साइन 2 थीटा माइनस π/2 टू प्लस π/2, और इसमें जब हम -π/2 और प्लस π/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा लेमडा नॉट अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब जो है आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू जो होता है वो QE के बराबर होता है, और एफ को हम पुट कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था तो लिखेंगे QE अपॉन m। अब यहां पे हम चार्ज का वैल्यू हमें पता है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये फाइंड आउट कर लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे लेमडा नॉट अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसे डिवाइड करेंगे तो यहां से एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और लेमडा नॉट की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, और इसके नीचे हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है, -12, इसको मैं सही कर देता हूं, इंटू 10 की पावर -12, और उसके बाद हमारे पास में रेडियस का वैल्यू जो गिवन है, रेडियस का वैल्यू गिवन है इंटू 0.01। इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर करके आएगा ये 2.5 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अप्रॉक्स। ठीक है, और ये देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है, तो क्वेश्चन में देखते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ वेरिएबल एयर कैपेसिटर यूज्ड इन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट इज मेड ऑफ n सेमी सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस r एंड पोजिशन्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स नेबरिंग प्लेट। A second set of similar plate is enmeshed with its plate halfway between those of first set. Second set of plate can rotate as a complete unit. देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये n कैपेसिटर n प्लेट्स का अरेंजमेंट है, इसमें कुछ हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक सेमी सर्कुलर प्लेट है और ये मैं एक दूसरा सेमी सर्कुलर प्लेट ले लेता हूं, और इस दोनों सेमी सर्कुलर प्लेट को d डिस्टेंस पे रखा गया है, और इस वाले प्लेट को अगर मैं रोटेट करूंगा तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। हमारे पास ये प्लेट, मान लीजिए इस प्लेट को मैंने 1 कह दिया, इस प्लेट को 2 कह दिया, तो डायग्राम कुछ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो है आपका जो एंगल गिवन है वो इधर से गिवन है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा।
पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो अगर मैं ये ओवरलैपिंग एरिया निकालना चाहता हूँ, ये ओवरलैपिंग एरिया निकालना चाहता हूँ, तो ओवरलैपिंग एरिया जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि सेमी सर्कुलर प्लेट का जो एरिया होता है वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये ओवरलैपिंग जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा है, इसलिए पाई माइनस थीटा आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये। अब देखिए, अगर ये n कैपेसिटर ऊपर में रखे हुए, मतलब n प्लेट्स जो रखे हुए हैं ऊपर में रखे हुए हैं और n प्लेट्स नीचे में रखे हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट को थोड़ा मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास में प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, ऐसे n प्लेट रखे हुए हैं, और नीचे में हमारे पास में ABCD A1 प्लेट रखा हुआ है, A2 प्लेट रखा गया, A3 प्लेट रखा हुआ है, A4 रखा हुआ है। इस तरीके से डिस्टेंस n डिस्टेंस तक रखा हुआ है, मतलब n प्लेट रखा हुआ है। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी जो है वो d है, और इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी भी d है। अब देखिए कि अगर ये प्लेट, ये जो नीचे वाला प्लेट जो है ऊपर जा करके ओवरलैप करेगा, तो इसमें इसके बीच के ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो d/2 हो जाएगा, और ये d/2 हो जाएगा। और अगर आप ये समझिए कि अगर आपने क्या किया, मतलब कि 3 प्लेट लिया, तो जैसे कि प्लेट नंबर 1 और A1 और 2 ले लेते हैं। जैसे प्लेट नंबर 1 ले लिया और ये 2 ले लिया और A1 को हमने बीच में डाल दिया, तो ये जो प्लेट नंबर, ये A1 जो है बीच में आएगा, तो यहां पे एक कैपेसिटर बनेगा और एक यहां पे कैपेसिटर बनेगा। मतलब ये है कि 3 प्लेट से, 2 ऊपर के प्लेट से और एक नीचे के प्लेट से आपके 2 कैपेसिटर तैयार हो रहे हैं, ठीक है, जिसके बीच की दूरी d/2 और d/2 है। इसी तरीके से अगर n प्लेट ऊपर में है और n प्लेट नीचे में है, तो टोटल प्लेट की संख्या जो हो जाएगी, टोटल प्लेट की संख्या हो जाएगी 2n, और इससे जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बनेंगे वो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बनेंगे 2n-1। कितने कैपेसिटर बनेंगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर जो बनेंगे 2n-1 बनेंगे। नंबर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 2n-1। अब अगर मैं एक कैपेसिटर की अगर बात करूं, तो एक कैपेसिटर का जो केवल सिंगल एक कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूं, तो उसका हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी लिखेंगे, इफेक्टिव एरिया लिखेंगे और इफेक्टिव डिस्टेंस लिखेंगे। अब आप बताइए, इफेक्टिव डिस्टेंस, हमने इफेक्टिव एरिया पीछे में निकाला है, और वो इफेक्टिव एरिया कितना है, पाई माइनस थीटा आर स्क्वायर बाई 2 है। और इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हमने निकाला है, वो इफेक्टिव डिस्टेंस है d/2 एंड d/2, मतलब d/2 है इफेक्टिव डिस्टेंस। तो अगर मैं C1 लिखूं, तो C1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई माइनस थीटा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू d/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई माइनस थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई डी। अब ऐसे कैपेसिटेंस जो बन रहे हैं 2n प्लेट से 2n-1 कैपेसिटर बनेंगे, इसीलिए C टोटल जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट पाई माइनस थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी हो जाएगा। और देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो डी से मैच कर रहा है, 2n-1 एप्सिलॉन नॉट पाई माइनस थीटा आर स्क्वायर बाई डी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 रेजिस्टर ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनल ऑफ द क्यूब इज। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को मैच कर देते हैं। तो ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है ए के साइड से, और अगर बी के साइड से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो जो सेम कलर वाले हैं, उसको जब आपस में मैच करते हैं तो ये जो
डायग्राम है कुछ इस तरह का बन जाता है। ये ए साइड है, ए साइड से 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो आपस में पैरेलल में आ जाते हैं, और इधर बी साइड से अगर हम बात करेंगे तो बी साइड से भी 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में आ जाते हैं, और जब इन तीनों को इधर इस साइड से टच कराते हैं तो बीच में नेट जो है वो 6 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में आ जाते हैं, क्योंकि टोटल एज जो है वो कितना है, ये 3 हो गया, ये चौथा रेजिस्टेंस, ये 5वां और ये 6ठा रेजिस्टेंस, ये सारे आपस में पैरेलल में आ जाते हैं। तो इन सब का जो वैल्यू है वो वैल्यू है R। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R रेजिस्टेंस पैरेलल, R रेजिस्टेंस जो है वो 6 ऐसे रेजिस्टेंस है वो जो पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R/6, और इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R/3, और इसका भी इक्विवेलेंट 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका भी हो जाएगा रेजिस्टेंस R/3। अब जो है ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, R/3 रेजिस्टेंस एंड R/6 और ये R/3। अब ये पॉइंट ए है हमारे पास और ये पॉइंट बी है, तो R/3, R/6 और R/3 अब ये पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, ये इसका एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास 2R और यहां से आ जाएगा R प्लस यहां से आ जाएगा 2R और ये हो जाएगा आपका 5R/6। इसे तो आप बिल्कुल इस रिजल्ट को आप याद कर लें, कई सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो मैच कर रहा है आपका, ये ऑप्शन मैच कर रहा है 5R/6, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 metallic sphere of radii R, 2R and 3R are taken. First sphere is initially given a charge capital Q and other 2 are uncharged. Third sphere is touched with the first sphere, then with the second sphere, finally removed. Ratio of electric field intensity on the surface of first second is। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि हमारे पास में 3 स्फीयर हैं और तीनों स्फीयर का साइज जो है वो डिफरेंट है। पहला जो स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल R है, दूसरा स्फीयर जो है उसका रेडियस 2R है और तीसरा स्फीयर जो है उसका रेडियस 3R है। पहले स्फीयर पे चार्ज कैपिटल Q गिवन है और बाकी ये दोनों स्फीयर पे चार्ज 0 है। कहा जा रहा है कि ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है और ये हमारा थर्ड स्फीयर है। थर्ड स्फीयर को हमने क्या किया, फर्स्ट स्फीयर से टच कराया, तो इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस के रेशियो में होता है। तो मान लेते हैं कि अभी हमने क्या किया, ये स्मॉल स्फीयर है और ये हमारे पास में 3R रेडियस वाला स्फीयर है। टच कराने के बाद मान लेते हैं कि टच कराने के बाद आफ्टर टचिंग की बात करते हैं तो ये स्मॉल स्फीयर है और ये 3R वाला स्फीयर है, थर्ड स्फीयर है। तो इस पे चार्ज हमने कह दिया Q1 है और दूसरे वाले पे चार्ज मान लेते हैं, इस पे चार्ज Q3 है। तो Q1 चार्ज एक्चुअली होगा कितना, Q1 चार्ज विल बी इक्वल टू Q माइनस Q3, क्योंकि टोटल चार्ज जो स्मॉल स्फीयर पे था वो Q था। तो इस दोनों पे चार्ज का फ्लो कब तक होगा, चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और ये जो इससे जो हम रेशियो निकालते हैं वो होता है दोनों के चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर मैं ये रूल अप्लाई करूंगा तो Q1 अपॉन Q3 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा आपका R अपॉन 3R के बराबर, और ये रेडियस से रेडियस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब Q1 की वैल्यू जो है Q माइनस Q3 है डिवाइडेड बाई Q3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 3Q माइनस 3Q3
ठीक है, और ये हो जाएगा Q3, और यहाँ से आ जाएगा 4Q3 इज इक्वल टू 3Q, एंड Q3 हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3Q/4। तो इस तरीके से Q3 हमें निकल के आ गया 3Q/4, और अगर मैं इससे Q1 फाइंड आउट करूं तो Q1 निकल करके आ जाएगा, Q में से 3Q/4 को माइनस करेंगे तो ये Q/4 हो जाएगा। अब जो है हमारे पास ये 2R रेडियस का स्फीयर है और ये एक 3R रेडियस का स्फीयर है, जिस पे अब चार्ज जो है हमारे पास में 3Q/4 है। अब इसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, टच करा रहे हैं, सेकेंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर को। तो इस पे अगर मैं बात करूं कि लेट Q2 वाले पे चार्ज चार्ज स्फीयर 2 पे चार्ज Q2 है, तो अब हम लिख सकते हैं, और Q3 वाले पे मान लेते हैं चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Q/4 माइनस Q2, जिसे हम मान लेते हैं Q3 डैश। तो रेडियस वाले रेशियो से अगर मैं इसे लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं Q2 डिवाइडेड बाई Q3 डैश इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 3R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, और Q2 जो है आपके पास में ये कितना है, Q2 तो Q2 रहना चाहिए, Q3 को हम लोग लिख सकते हैं 3Q/4 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2/3। और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो Q2 आपका निकल करके आ जाएगा 3Q/10 के बराबर। और इस तरीके से अब हमारे पास स्फीयर 2 के ऊपर चार्ज पता है, और स्फीयर जो हमें निकालना था स्फीयर 2 के बराबर ऊपर चार्ज पता है, और स्फीयर 1 के ऊपर भी चार्ज पता है। स्फीयर 1 जो है उसके ऊपर जो चार्ज था वो था आपका क्या था, ये Q/4 था, सॉरी यहां पे मैंने स्मॉल q इस्तेमाल कर लिया, तो ये आप कैपिटल Q कर लेंगे, कैपिटल Q, तो ये 3Q/10 हो जाएगा। तो Q/4 था ये फर्स्ट स्फीयर पे, और सेकेंड स्फीयर पे आपका आ गया था 3Q/10। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट स्फीयर का लिखूंगा तो ये हो जाएगा KQ/16R² हो जाएगा, और सेकेंड स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका K इंटू 3Q/10 इंटू 4R² हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो 2R है, तो 2R का स्क्वायर 4R हो जाएगा। और E1/E2 लेंगे तो E1/E2 लेने पे आपका ये आ जाएगा 10:3। अब ये देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच करता है, तो 10:3 जो है ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब जो इसमें 26 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये है 16 रेजिस्टेंस ऑफ ईच of 5 ohm are connected as shown in figure. If the battery of 24 volt is connected across the network, then current in branch marked AB is. हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आप ये देखिए कि ये सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ये सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ये सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो इसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आप या तो आप सेपरेट कर दे या उसे वैसे ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको आप टच भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट का खासियत ये है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये चारों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो अगर मैं इन चारों रेजिस्टेंस का, और ये चारों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में, हालांकि इसका कोई काम नहीं, लेकिन हम फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये नेटवर्क जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा ऐसा R/4, और ये हो जाएगा R/4, और ये नेटवर्क हो जाएगा R/4, और नीचे से आ जाएगा आपका R/4, और ये कनेक्टेड है बेसिकली आपका 24 वोल्ट से।
तो अब देखिए, अगर मैं ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, तो ये आ जाएगा आपका 3R/4। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट है इसके अक्रॉस का, क्योंकि अगर मैं सर्किट में एक जगह हम जीरो पोटेंशियल कहीं मान सकते, तो यहां अगर 0 वोल्ट मानते हैं तो यहां 24 वोल्ट होगा, और ये 24 वोल्ट, यहां तक 24 और यहां 24, तो 3R/4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो डिफरेंस है, वो आपका कितना है, 24 वोल्ट है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि हमारे पास ये एक R/4 का रेजिस्टेंस है और ऊपर में भी एक 3R/4 रेजिस्टेंस है, जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कितना है, 24 वोल्ट। तो इस 3R/4 में करंट कितना होगा, तो करंट I विल बी इक्वल टू, अगर पोटेंशियल V है तो V/R इक्विवेलेंट होता है, और ये I जो हो जाएगा वो हो जाएगा V इक्विवेलेंट, जो है V हमारे पास में 24 वोल्ट और R इक्विवेलेंट हो गया 3R/4, जिसे हम लिख सकते हैं 24 × 4/3R। ये हमारे पास में आ गया, दैट इज इक्वल टू 96 बाई, और R की वैल्यू गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 15। तो ये 96/15 एम्पियर है। लेकिन अब ये 96/15 एम्पियर जो है, आप ये देखिए कि इसके 4 ब्रांच में डिवाइडेड है, 1 2 3 और 4 ब्रांच में डिवाइडेड है, जो इक्वली सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, इसलिए चारों ब्रांच में जो करंट होगा वो भी इक्वल होगा। इसीलिए इस करंट का हम 1/4 कर देते हैं, तो करंट इन ब्रांच ए बी जो हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 1/4 ऑफ 96/15 होगा। और इसका अगर 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24, और इसको लिखेंगे 24/15, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15 एम्पियर। और इससे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 8/5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द मीटर ब्रिज a network of 10 resistor, each of resistance E is balanced against a length of 30 cm as shown below, then the value of R is। अब इसमें आप देखिए कि हमारे पास बेसिकली 2 व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पर एक साथ दे दिया गया, ये रेजिस्टेंस, ये और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो ये बीच का ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, और यहां से ये भी एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपका यहां से हट जाएगा। तो ये जो आपका सर्किट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कि हमारे पास में ये 10 ओम है, और यहां पे 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे इस तरीके से, और 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे इस तरीके से, और फिर ये आपस में आ जाएंगे इस तरीके से, और ये दोनों जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था ये कनेक्टेड था, तो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R और R है। तो अगर हम बेसिकली ये कह दें कि 2R 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 और 2R, मतलब 4 2R जो हैं वो पैरेलल में हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R/4, तो ये हो जाएगा R/2। अब अगर मैं इसमें मीटर ब्रिज का कंडीशन अप्लाई करूं तो लिख सकते हैं कि 10 ओम बाई 30 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल, इसका जो इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया है वो आ गया आपके पास में R/2, और ये 16 सेंटीमीटर, तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 ओम बाई 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R/2 डिवाइडेड बाई 60 सेंटीमीटर, और इसे लिख सकते हैं 10/30 इज इक्वल टू R/120, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और R इज इक्वल टू 40 ओम निकल करके आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन डी से मैच हो रहा है।
ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑफ लेंथ 5 मीटर and resistance is 5 ohm. Resistance of 4 ohm is connected across the potentiometer wire with a cell of EMF 10 volt, internal resistance 1 ohm. If the balance length is found at 300 centimeter, then EMF E of each cell. इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमारे पास में जो ये बैटरी गिवन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है, और ये जो दो सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल में वो ई ही आएगा। तो इसे हम बेसिकली एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं ई से। अब जब बैलेंस्ड कंडीशन आएगा तो उस समय इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब बेसिकली इसी सर्किट से करंट फ्लो करेगा। तो इसी सर्किट से करंट फ्लो करेगा, तो उस कंडीशन का हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज I डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 4 ओम रेजिस्टेंस है और 5 ओम का ये वायर लगा हुआ है, डिवाइड और प्लस 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो हमारे पास पोटेंशियल गिवन है वो 10 वोल्ट है, और ये टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया वो 10 ओम आ गया। तो ये आ गया आपका 1 एम्पियर। तो इस सर्किट से बैलेंस्ड कंडीशन में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब आप ये देख लीजिए कि हमारे पास अगर 1 ओम करंट फ्लो कर रहा है तो 5 ओम के अक्रॉस टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो अगर 5 वोल्ट ड्रॉप होगा तो 300 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप across 5 meter wire will be equal to 5 ohm into 1 एम्पियर करंट, ये 5 वोल्ट होगा। अब जो ये 5 वोल्ट है तो हम ये निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना है। तो 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप हम 5 निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 500 सेंटीमीटर, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना है कि 300 वोल्ट के अक्रॉस 300 सेंटीमीटर वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 300 सेंटीमीटर वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू L1, लेट V1 मैंने इसे कह दिया। तो 5 जो है हमारे पास 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, इंटू 300 सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 3 वोल्ट। अब ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 3 वोल्ट आ गया। तो इस 300 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 3 वोल्ट होगा। तो बैलेंस कंडीशन में इसका ईएमएफ भी 3 वोल्ट रहा होगा, तभी इसके अक्रॉस जो ये बैलेंस कंडीशन गिवन होगा दिया गया होगा वो 300 सेंटीमीटर पे दिया गया होगा। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 3 वोल्ट होगा, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वल पॉइंट चार्ज आर फिक्स्ड एट x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू +a ऑन द x एक्सिस। Another point charge Q is placed at the origin. The change in electrical potential energy of Q when it is displaced by a small distance along the x-axis is approximately proportional to. तो बेसिकली हमें क्वेश्चन गिवन है कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा -a कोऑर्डिनेट है, a,0 कोऑर्डिनेट है, और ये है हमारा a,0। यहाँ पे हमारे पास में एक स्मॉल q चार्ज रख दिया, यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज q रख दिया, और सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज q रख दिया। तो इस समय का इनिशियल जो है
हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई इनके बीच का डिस्टेंस है 2a प्लस एक पेयर कैपिटल क्यू का माइनस ए पे रखे हुए क्यू के चार्ज बनेगा और एक पेयर ए पे रखे हुए चार्ज के साथ बनेगा। इसके लिए इसके हम लिख दिया हमने 2q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा a। ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज में ये जो आपका चार्ज q रखा गया था सेंटर पे, ओरिजिन पे, उसको हमने x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। तो x डिस्टेंस से अगर डिस्प्लेस कर दिया तो यहां से x डिस्टेंस ले लिया, यहां पे अब हमने चार्ज रख दिया। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एक्स और ये डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एक्स। तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी इसे लिख सकते हैं, मतलब इसे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का लेते हैं और ये लिखेंगे हम के क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस के क्यू अपॉन a प्लस एक्स प्लस के क्यू अपॉन a माइनस एक्स। अब इसमें इस दोनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये टर्म जो है हमारा वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में भी है, तो उसे माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इस दोनों टर्म को हम सॉल्व करते हैं, तो इस दोनों टर्म को हम लेट मान लेते हैं u डैश, और u डैश को पहले सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो u डैश इज इक्वल टू हमारे पास में है के क्यू, इसे कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स प्लस ये आ जाएगा a प्लस एक्स, और x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास में ये आ जाएगा के क्यू इंटू 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे इस u डैश को, तो u डैश इज इक्वल टू आ जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन हमारा u डैश क्या था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2a, तो इंटू 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 2a, और इसको हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, इससे a से a को स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन a इंटू यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर की पावर -1, जिसको हम 1 प्लस, आपको पता होगा कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है और n अगर कोई फ्रैक्शन है, निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx लिख सकते हैं। तो इसे हम फर्दर अब लिख सकते थे के क्यू बाई a 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं के क्यू बाई a प्लस के क्यू, अच्छा यहाँ से हमारा 2 बच गया था तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा के क्यू बाई a इंटू एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि ये जो है हमारा टर्म, ये हमारा u डैश था, u डैश से ये 2k क्यू बाई a जो है टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और इसमें जो ये आपका आएगा ये केवल के क्यू बाई a जो आपके पास में a स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया,
एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जो कि हम देखते थे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ गिवन डीसी सर्किट, देन करंट इन अ 70 ohm resistance is 4 ampere, current in 80 ohm resistance is 5 ampere, potential drop across 200 ohm resistance is 100 volt and current through 200 ohm resistance is 0.5 ampere। देखिए इस सर्किट में आप ये देखिए कि सारे बैटरी जो हैं वो ऊपर वाले पार्ट में लगे हुए हैं। तो हम इस सर्किट में कभी भी कहीं भी किसी भी सर्किट में क्या कर सकते हैं, एक जगह हम जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ऊपर के पार्ट पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर लिया। तो जीरो पोटेंशियल कब तक है, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाता है, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा। अब अगर ये 40 वोल्ट वाले रास्ते में आते हैं तो इस 40 वोल्ट वाले में आएंगे तो यहाँ तक तो जीरो पोटेंशियल होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद ये आ जाएगा 40 वोल्ट से लोअर वोल्टेज आएगा, -40 आ जाएगा, क्योंकि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर -40 वोल्ट। अब अगर मैं क्या कहूँ कि आपको कहूँ कि यहाँ पर ये जीरो पोटेंशियल जैसे ही लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो इस पॉइंट पे यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 360 वोल्ट। तो यहाँ का लिख देते हैं वोल्ट 360। अब जो है यहां तक जीरो पोटेंशियल है, लेकिन जैसे ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यहां पे आएंगे तो यहां का पोटेंशियल -80 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां का पोटेंशियल हम लिख लेते हैं -80 वोल्ट। अब देखिए, अब ये जो एक सर्किट है एक अनदर तरह के सर्किट में रिड्यूस हो गया, और हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट्स का पोटेंशियल, ये सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, इसका पोटेंशियल मैंने V मान लिया। तो इस सर्किट को मैंने कुछ इस तरह के डायग्राम में इसे सॉल्व कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका 200 ओम, ठीक है, और उसके बाद हमने इसे ले लिया, ये 70 ओम रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास में आ गया 80 ओम रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 20 ओम। 20 ओम के रेजिस्टेंस के नीचे का जस्ट पोटेंशियल कितना है, 360 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, और 80 ओम रेजिस्टेंस के जस्ट उसके नीचे का जो पोटेंशियल है वो -40 वोल्ट है, और हमारे पास में 2 ओम के रेजिस्टेंस का यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल था, और इस जगह का जंक्शन का पोटेंशियल हमने भी मान रखा है, और 70 ओम का हमने जो पोटेंशियल लिखा वो -80 वोल्ट है। अब इस जंक्शन पे हमने सारे डायरेक्शन की तरफ एक करंट एज्यूम कर लिया। इस डायरेक्शन में करंट हमने मान लिया I1, इस डायरेक्शन में करंट हमने मान लिया I2, इस डायरेक्शन में करंट हमने मान लिया I3, और इस डायरेक्शन में हमने करंट मान लिया I4। तो इस जंक्शन पे हम एक KCL से इक्वेशन लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे हम I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास, हमें पता है कि करंट जो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो I1 जो हम लिख सकते थे वो लिख सकते थे V प्लस 80 डिवाइडेड बाई 70, ऊपर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस लिख दिया, प्लस V माइनस 360 डिवाइडेड बाई 20, ये हमने I2 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास में I3 जो है V प्लस 40 डिवाइडेड बाई 80 लिख दिया, और I1 लिख दिया V डिवाइडेड बाई 200 V माइनस 0 बेसिकली, और ये किसके बराबर होना चाहिए, I1, I2, I3 एंड I4 जो है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर लिख दिया। अब इन सब का हमने LCM लिया, तो LCM जो होगा इन सब का वो 2800 होगा, और इसे लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसे, बेसिकली इन सबको अगर ऐड करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा आपका
140 वोल्ट V माइनस 140 नहीं, ये आ जाएगा आपका बेसिकली, एक सेकेंड, ये अब इसे हम अगर हम एलसीएम से 70 से डिवाइड करेंगे 2800 में, तो ये आ जाएगा 40V प्लस 40 इंटू 80, और ये आ जाएगा आपका दूसरा इसे 20 को डिवाइड करेंगे 2800 में, तो ये आ जाएगा 140, तो ये 140V माइनस 140 इंटू 360 हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टर्म को लिखूंगा तो ये हो जाएगा 35V प्लस 35 इंटू 40 हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म को लिखूंगा तो ये हो जाएगा 14V, और ये सब मिलकर करके 0 हो जाएंगे। ठीक है, 14V के बराबर हो गया। अब जो है इसका अगर मैं 2800 को 0 की तरफ भेज सकता हूं, और इन सब का जब एडिशन करूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 229V माइनस 45800 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये सॉल्व होकर के इक्वेशन। और यहां से जब V सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा 45800 डिवाइडेड बाई 229, और ये निकल करके आ जाएगा 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल जो आ गया जंक्शन का वो 200 वोल्ट आ गया। और हमें जो ऑप्शन ए के अनुसार, ऑप्शन ए जो हमें हमसे बता रहा है कि करंट इन 70 ओम रेजिस्टेंस इज 4 एम्पियर, तो करंट इन 70 ओम रेजिस्टेंस चेक करते हैं क्या 4 एम्पियर आता है। तो करंट इन 70 ओम रेजिस्टेंस ऑप्शन ए के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 200 प्लस 80, 200 जंक्शन का पोटेंशियल है, और जंक्शन पोटेंशियल माइनस 80। बेसिकली हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था आपका V माइनस 80 डिवाइडेड बाई 70, ये करंट था उस 70 ओम रेजिस्टेंस में। तो ये V जो हमने निकाला है वो 200 वोल्ट निकाला है, माइनस प्लस 80 डिवाइडेड बाई 70। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 70, और दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं हम, करंट इन 80 ओम रेजिस्टेंस इज 5 एम्पियर। तो क्या करंट इन 80 ओम रेजिस्टेंस क्या 5 एम्पियर के बराबर है? तो 80 ओम रेजिस्टेंस के लिए जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 80। तो अगर हम ये निकालते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी के लिए। एंड ऑप्शन बी में जो हमने करंट माना था वो करंट माना था I3। तो I3 करंट जो है हमारा V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 80, दैट इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 80। तो ये कैंसिल आउट होकर के 3 एम्पियर आ रहा है, जबकि आपका ऑप्शन में गिवन है 5 एम्पियर, इसीलिए बी इज रॉन्ग आंसर, ए इज राइट आंसर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 ओम रेजिस्टेंस इज 100 वोल्ट। तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 वोल्ट 100 वोल्ट है? तो V जो हमने निकाला वो 200 वोल्ट निकाला है, और यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस 200 वोल्ट होगा, ना कि 100 वोल्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। एंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर। तो नहीं, ये भी करंट अगर इससे 2 ओम रेजिस्टेंस से निकालेंगे तो 1 एम्पियर करंट आएगा, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, इसीलिए केवल ऑप्शन ए सही है। और यहां पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए फिर आगे के नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।